स्वागत है आपका दृष्टिकोण के नए अंक में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कश्मीर और कश्मीरी पंडित रीसेटलमेंट पर। मेरे साथ हैं अपवर्ड के को-फाउंडर श्री आशीष धर। हेलो सर। हेलो। अभी हाल ही में एक वीडियो आई जिसमें पीडीपी के प्रवक्ता ने एक वीडियो डाली थी, जहाँ पे हज से लौट रहे मुसलमानों का कश्मीरी पंडित स्वागत कर रहे थे। वो वीडियो खासा वायरल हुई और उसके बाद कई व्यूज़ आए उसके ऊपर। जैसे एक तो मेन स्ट्रीम व्यू आया कि ये सिंक्रेटिक कल्चर है और कैसे अगर हम इसी रूट को अपनाएं तो फिर वापस से सब कुछ हारमोनियस हो जाएगा कश्मीर में। दूसरा एक व्यू आया जो राइट विंग की तरफ से था कि कश्मीरी पंडितों में तो यूनिटी ही नहीं है, मतलब आफ्टर फेसिंग सच अ ट्रेजेडी जो 89-90 में हुआ, उसके बाद भी ये कम्युनिटी को समझ नहीं आया और ये अभी भी उसी सेक्युलर, मतलब क्या बोलते हैं, सेक्युलर कॉज को आगे बढ़ा रही है जैसे वो पहले बढ़ाती थी, ऐसा जो एक्यूजेशन लगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? ये प्रश्न बहुत ब्रॉड है। मतलब इस पे कहने को तो बहुत कुछ है। पहली बात तो जो वो वीडियो आया था और जो वायरल हुआ वो बहुत शर्मनाक वीडियो है और उसको देख के किसी भी कश्मीरी हिंदू का सर जो जो अपने आप को हिंदू मानता है उसका सर झुक जाएगा। तो ये तो सच्चाई है। पर ये कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब इसमें ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि जो सडनली कुछ नया डिस्कवर हो गया और लोग उस पर इतना रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये नॉर्मल पार्ट ऑफ द जो लार्जर गेम जो चल रहा है कश्मीर में और कश्मीरी पंडितों के वापस जाने को लेके उसमें सरकार का क्या रोल है, उसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी का क्या कहना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको एक साथ अगर आप कंसिडर करें तो समझ आता है लगभग कि हुआ क्या और क्यों ऐसा चल रहा है। अगर हम इसको सिस्टमैटिकली देखें तो कोई भी इशू आप किसी भी स्टेट में ले लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड लें, चाहे आप जम्मू कश्मीर लें, चाहे आप तमिलनाडु लें, तो एक आउटसाइडर्स व्यू होता है और एक इनसाइडर्स व्यू। आउटसाइडर्स व्यू वो है जो एक तरह से एक नेशनल व्यू समझ लीजिए आप इस हमारे देश में अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें हम। तो जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इनॉग्रेशन के टाइम एक ओवरऑल जो पॉजिटिव व्यू मिला हमें देश में, देश का कहीं पे भी लोग जो काशी से किसी तरह का जुड़ाव रखते थे, किसी तरह का उनको की आस्था थी काशी विश्वनाथ में, तो सब प्रसन्न हुए उस बात से कि ये इतना बड़ा काम कर दिया सरकार ने और इसका जो विस्तारीकरण है ये ओवरऑल इट वाज सीन एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। जो इनसाइडर्स व्यू था, जो कह लीजिए कि जो काशी का लोकल रहने वाला है, उसका जो दृष्टिकोण था वो उसमें ये आप कह सकते हैं, मतलब वी कैन स्पेकुलेट कि उसमें लोगों ने ये सोचा कि अच्छा है कि ये एक टूरिस्ट सर्किट पे आ गया, ये स्मार्ट सिटी बन जाएगी, इधर रोड्स ब्रॉड हो जाएंगे और हमारा बिजनेस बढ़ेगा, है ना। तो एक कमर्शियल जो उसका एंगल है वो था। तो ब्रॉडली स्पीकिंग बोथ दीज व्यूज कोइंसाइडेड कि पहला और दूसरा जो बाहर का और अंदरूनी जो व्यू है उसमें कोई भेद नहीं था। लेकिन एक व्यू ये भी था जिसके बारे में आपने वीडियो भी किया है शिवम के साथ, जिसमें शिवम जैसे और कई लोग जिन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि काशी विश्वनाथ में जो मंदिर तोड़े गए उसका क्या। तो ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है, इसका मेजॉरिटी माइनॉरिटी के उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हमेशा एक माइनॉरिटी स्टैंड रहेगा क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रिंसिपल्स की जगह नहीं होती, नंबर्स की जगह। तो जो सबसे ज्यादा चिल्लाएगा, जो सबसे ज्यादा जिसकी मास अपील होगी जिस आइडिया की, वो नॉर्मेटिव जिसको कहते हैं मेन स्ट्रीम व्यू वो बन जाएगा और जो प्रिंसिपल्ड व्यू है वो साइड लाइन हो जाएगा। अब अगर आप कश्मीर के इशू को देखें तो जो आउटसाइड व्यू है वो ये है कि एक मान लीजिए एक नेशनलिस्ट व्यू है। वो नेशनलिस्ट व्यू ये है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने वहां पे ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। खुराफात की और वहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट की और इसलिए वहां पे बहुत मतलब हिंसा हुई और ये सब है। और अगर भारत इसको काउंटर करेगा और वहां लोगों को एक तरह से अपॉर्चुनिटीज देगा, डेवलपमेंट देगा, जॉब्स देगा, तो वहां सब ठीक हो जाएगा। ये एक आउटसाइडर्स व्यू है, बहुत शैलो और सुपरफिशियल व्यू। जो इनसाइडर्स व्यू है वो भी हमें सब पता ही है। इनसाइडर्स व्यू ये है कि हमें तो भारत के साथ रहना नहीं, हम तो
एक इस्लामिक रिपब्लिक चाहते हैं, या हम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, या हम आज़ाद हो जाएं, या जो भी है, जो भी उनका रेटरिक है उसमें। तो इन दो व्यूज के बीच अलाइनमेंट नहीं है, तभी कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ। तभी कॉन्फ्लिक्ट है। जहां पे अलाइनमेंट है वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहां सब नॉर्मल चलता है, वहां पे भी प्रिंसिपल का कोई स्टैंड नहीं है। और जहां भेद है वहां पे ये दो व्यूज कंपीट करते हैं फॉर डोमिनेशन ऑफ नैरेटिव। लेकिन यहाँ पे भी जो प्रिंसिपल्ड व्यू है कि जो 5 लाख लोग जिनको भगा दिया गया, और जो पिछले 6 सदियों से जिनका मैसेकर चल रहा है, जो हिंदू है, कश्मीरी हिंदू, वो एक प्रिंसिपल्ड व्यू है। उसका क्या? तो उसका आपको कहीं कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो इस कंफ्यूजन में, क्योंकि जो प्रिंसिपल्ड व्यू होता है उसको कोई सुनता नहीं है, और क्योंकि उसका कोई सुनता नहीं है तो डेमोक्रेसी में सत्य की कोई खास जगह नहीं होती, अनलेस इट कोइंसाइड्स विद सम इंटरेस्ट, पावरफुल इंटरेस्ट। हाँ, तो जब वहां जगह नहीं है, जो शोर ही चल रहा है, तो इसलिए इस शोर में जिसका जो मन आए वो बोल देगा। तो जो ये अभी इन कश्मीरी पंडितों ने वहां पे ये सब ड्रामा किया, तो ये एक, इसको हम आगे फर्दर बात कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जाके, लेकिन ये बेसिकली इस सब शोर में एक कैकोफोनी में एक और जो मच्छी बाजार है उसमें एक और आवाज किसी ने लगा दी और उसका अटेंशन मिल गया लोगों को, और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। नहीं, क्योंकि ये जो हुआ इससे आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि ये कम्युनिटी सफर की, फिर भी इस कम्युनिटी में एक यूनिटी नहीं आई। मतलब एक होता है सफरिंग फॉर लेट्स से 100 ईयर्स, तो अगर लार्जर हिंदू सोसाइटी ने काफ़ी सफ़र किया पिछले 1000 साल में, लेकिन अगर आप बात करें समवन हु लिव्स इन दिल्ली, उसने डायरेक्टली या उसकी फैमिली ने खुद सफ़र नहीं किया पिछले 50-60 या फिर 100-150 साल में। बट कश्मीरी पंडित जिसने फर्स्ट जनरेशन सफ़र किया, अगर उनमें भी एक यूनिटी नहीं आई है कि हमने सफ़र क्यों किया, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यूनिटी इस मामले में कभी नहीं आती कि हमने, मतलब उसका रूट कॉज के लिए यूनिटी सस्टेनेबल नहीं होती। मतलब मान लीजिए जिस समय पे कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ, उस समय तो बिल्कुल क्लैरिटी थी, कोई किसी के मन में कोई शंका नहीं थी कि ये क्यों हुआ, क्योंकि वो फ्रेश था, घाव फ्रेश था। वैसे ही आपने जैसे दिल्ली का आपने उदाहरण दिया, तो दिल्ली में अधिकतर लोग जो अब जो डोमिनेट करते हैं जो कम्युनिटी, वो है जो पाकिस्तान से पंजाबी आए, तो उनके साथ भी ऐसा, उनकी भी लिविंग मेमोरी में है पार्टीशन, लेकिन वो सेक्युलर क्यों बन गए, ये प्रश्न पूछने वाला है ना। तो रूट कॉज को लेके ज्यादा देर तक आपकी यूनानिमिटी या आपका एक वो नहीं रहता, एक यूनिटी नहीं रहेगी, क्योंकि विद टाइम वो मेमोरी चली जाती है और आपको जीवित रहना है, आपको कोप करना है। तो कोप करने के लिए आप बहुत सारी चीजें इन्वेंट करते हो, साइकोलॉजिकल मतलब एक आप उस जो सत्य था उससे बचने के लिए एक झूठ गढ़ा जा रहा है। हाँ, झूठ गढ़ा जा रहा है, क्योंकि सत्य इतना क्रूर भयानक है, उसको आप अगर हर दिन आप उस सत्य को के दर्शन करो तो आपका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ सफर करेगी। तो लोग उसके हिसाब से कोप करते हैं। पर जो यूनिटी का प्रश्न है, तो यूनिटी तो हिंदू समाज में भी यूनिटी नहीं है, और कश्मीरी हिंदुओं में यूनिटी क्यों होगी ये मुझे समझ नहीं आता, कि अगर पूरे समाज में, ब्रॉडर हिंदू सोसाइटी में यूनिटी नहीं है, तो कश्मीरी हिंदू में यूनिटी क्यों होगी? ये आर्गुमेंट ये आता है कि एक माइक्रो माइनॉरिटी है, माइक्रो माइनॉरिटी सफर किया है, नंबर ज्यादा नहीं, मतलब मतलब अगर आपको एक लार्ज सेक्शन को देखिए कश्मीरी हिंदुओं में यूनिटी इस लेवल पे तो एब्सोल्यूट है कि किसी से भी आप पूछ लो तो वो बोलेगा कि हाँ, हमारा एक क्लेम है कश्मीर पे, हमें कश्मीर वापस जाना है। बहुत कम लोग होंगे ऑनेस्टली जो ये बोलेंगे कि हम नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि सबको एक इमोशनल कनेक्ट है। चाहे कोई अमेरिका में भी रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, वो भी ये बोलेगा कि हाँ, भले ही मैं जाऊं नहीं, लेकिन मुझे मौका वापस जरूर मिलना चाहिए जाने का, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा मैं जाऊं या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उस सेंस में यूनिटी नहीं है, सब वापस जाना चाहते हैं, लेकिन यूनिटी कहाँ नहीं है? यूनिटी है कि उस कश्मीर में वापस जाने के लिए क्या मेथड अडॉप्ट होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसको लेके यूनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो भेद हैं विचारों में, वो बहुत, दे आर बेस्ड ऑन सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। कि कोई अगर कश्मीर में ही रह रहा है, मान लीजिए 5 लाख हिंदू कश्मीर से बाहर जब निकले, तो उसमें को गिने चुने
कुछ हजार कश्मीर में रह गए थे। अब वो जो हिंदू वहां रह रहे हैं और जो हिंदू बाहर हैं, उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। तो उनमें कैसे यूनिटी हो सकती है इस चीज को लेके कि हमारा कश्मीरी मुस्लिम के साथ क्या एटीट्यूड होना चाहिए? एक तो हॉस्टेज है जो वहां रह रहा है, वो तो अगर मुंह खोलेगा तो उसका गला काट दिया जाएगा जैसे काटा जा रहा है। और जो बाहर है वो ज्यादा बोल्ड है, और उसका अब वो जो उसके स्मृति में जो था भी शोषण और उसका एक्सपीरियंस वहां रह के, वो भी अब धुंधला हो गया है, तो वो ज्यादा फ्रीली बोलता है। तो इन दोनों के बीच तो नेचुरली एक भेद हो जाता है। फिर कुछ है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होती हैं कि कई लोग भारत सरकार के, या जो भारत में एक प्रचलित सेक्युलरिज्म का बड़ा बोलबाला है, उसको इंटरनलाइज कर चुके हैं, और कुछ लोग नहीं मानते, तो वो कहते हैं कि नहीं वहां कश्मीरियत थी, वो कहते हैं वहां नहीं थी। बात यह है अल्टीमेटली कि आपके अलग अलग फैक्शंस बनते हैं क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, पीपल थिंक डिफरेंटली, देयरफॉर देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम प्रॉब्लम। लेकिन यूनिटी आती कैसे है? यूनिटी पॉलिटिकली आती है कि अगर एक ऑफिशियल लाइन है भारतीय सरकार की, इंडियन स्टेट की, कश्मीर को लेके, और वो सच को रिकॉग्नाइज करता है, तो उसकी एक पॉलिसी होगी, उसकी एक स्ट्रेटजी होगी हिंदू रिसेटलमेंट को लेके, और उस स्ट्रेटजी को अगर वो स्टेट कर दे तो सब ग्रुप्स अपने अपने भेदभाव छोड़ के उसके साथ अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको प्रैग्मेटिक और होता हुआ दिखाई देगा कि ये संभव है, क्योंकि इसमें सरकार हमारे साथ है। तो चलो, हम आइडियल कंडीशन नहीं मांगते, हम ये नहीं मांगते कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, लेकिन सरकार सीरियस है और सरकार मानती है कि हमारे साथ गलत हुआ, और वो हमारे लिए ये 1 2 3 आइटम ये कर रही है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। तो तब आप उसके साथ अलाइन हो सकते हैं, और सारे जो जो भी भेदभाव हैं वो आप साइड कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो लोग तो लड़ेंगे ही ना, वो तो नेचर है, ह्यूमन नेचर है लड़ना। तो जैसा आपने अपनी वीडियो में कहा था कि कश्मीर एक सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम है, तो कश्मीर प्रॉब्लम है, ये लगभग सभी को समझ में आता है कि हाँ वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आर्म फोर्सेस जाती है, इनकाउंटर्स होते हैं, लोग मरते हैं। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम की, और जो सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम में जो जो हम बोल रहे हैं, वो उसमें डिफरेंस कहाँ आता है? उसमें डिफरेंस तो आता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, एक तो सेक्युलर और जो सेक्युलरिज्म का लेंस है जो इंडियन गवर्नमेंट ने पहन रखा है, उसके कारण आता है, लेकिन वो उतना डीप नहीं है मेरे अनुसार। जो मेन अंतर है सिविलाइजेशनल, सो कॉल्ड सिविलाइजेशनल व्यू और सो कॉल्ड स्टेट व्यू को लेके, वो है टाइम फ्रेम में। कि जो गवर्नमेंट सोचती है वो छोटे साइकिल्स में सोचती है, वो ये सोचती है कि 5 साल के इलेक्शन साइकिल्स में हम कैसे कश्मीर में अपनी जो फुटप्रिंट है, जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो सोचेगी कश्मीर में कैसे इलेक्शन जीता जाए। वहां पे भी ये जो भेद मैंने शुरू में कहा था, आउटसाइड और इनसाइड व्यू, उसमें आ जाता है। कोई भी पार्टी जो है वो जो नेशनल लेवल पे बोलती है और जब वो स्टेट लेवल पे बोलती है, उसमें बहुत अंतर होता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब बीजेपी नेशनल लेवल पे काउ स्लॉटर के विरुद्ध अपने आप को पोजीशन करती है, और नॉर्थ ईस्ट में जाके बोलती है कि वहाँ होना चाहिए, बीफ खाना चाहिए। तो ऐसे ही कश्मीर में भी है कि बाहर जो है, क्योंकि कश्मीर के जो बीजेपी यूनिट है उसमें कौन है? लोकल्स ही तो है। वो लोकल्स क्योंकि बीजेपी में आ गए तो भगवान थोड़ी बन गए। वो जो बोलते हैं वो तो वही बोलते हैं जो मेन स्ट्रीम। वहां तो एक लेवल के बियॉन्ड आप जा नहीं सकते ना। आप ये बोल सकते हो कि हाँ, जो द बेस्ट दैट दे कैन से इज कि बीजेपी के साथ हमारा रहना या भारत के साथ कश्मीर का रहना इस्लाम के इंटरेस्ट में है। ये यहां तक वो जा सकते हैं, और यही उनका एडवोकेसी होगा कि कश्मीर के अलगाववाद के विरुद्ध। ये नहीं कि हमें डेवलपमेंट दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, वो वहां चलता ही नहीं। तो जो डिफरेंस है बिटवीन सिविलाइजेशनल एंड स्टेट व्यू, वो है ऑफ द टाइम स्केल। और जब टाइम स्केल बढ़ जाता है तो वो सिविलाइजेशनल व्यू के क्लोज हो जाता है, क्योंकि आप उसमें एक बड़े कैनवस पे चीजें देख रहे हो, और आप अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्लॉट कर रहे हो 100 साल बाद, और उसके अनुसार आप धीरे धीरे अलाइनमेंट उस तरफ कर रहे हो अपनी। लेकिन जब आपका व्यू ही 5 साल का है, मायोपिक है, तो जो सामने आ गया फायर फाइटिंग मोड में आप हमेशा चल रहे हो। तो आप इन चीजों को
सेलिब्रेट करोगे कि वहां पे आज एक उग्रवादी को मार दिया, वहां पे किसी बॉम्ब ब्लास्ट में पहले 2 सैनिक घायल हुए थे तो आज हमने 3 को मार दिया, तो ये क्रिकेट मैच की तरह वो चलता रहेगा और इसी में आप खुश होगे क्योंकि देयर इज नो लॉन्ग टर्म व्यू। तो ये अंतर है मोस्टली जो गवर्नमेंट व्यू और सिविलाइजेशनल व्यू में। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो 3 व्यू है, एक नेशनल व्यू है जो स्टेट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फिर जब वही स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है तो उसका एक व्यू चेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लोकल सेंसिबिलिटीज, जो कि मेजॉरिटेरियन वहाँ पे व्यू है। तीसरा व्यू वही जो प्रिंसिपल स्टैंड है जिसको कोई नहीं सुनता, दैट इज ऑफ कश्मीरी पंडित रीसेटलमेंट। जी, तो कश्मीरी पंडित रीसेटलमेंट सिविलाइजेशनल व्यू क्यों है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक कश्मीर में हिंदू है तब तक भारत का क्लेम है कश्मीर पे। जब कश्मीर से हिंदू निकाल दिया गया उस दिन भारत का जो ग्रिप था वो लूज हो गया और उसको वापस ग्रिप को टाइट करने के लिए आपको कश्मीरी हिंदुओं को और अन्य हिंदुओं को भी वहां पे सेटल करना पड़ेगा। जब तक वो सेटल नहीं होते तब तक आप एक हारी हुई पोजीशन पे ही हो, क्योंकि आपने वो ग्रिप आपका लूज हो चुका है। तो सर बात करते हैं पनून कश्मीर पे। तो पनून कश्मीर मतलब जो रीसेटलमेंट है ये कैसे है और मतलब इसका क्या उद्देश्य क्या है अल्टीमेट? उद्देश्य तो बहुत सिंपल है कि जो आप क्लैरिटी की बात कर रहे थे पहले, वही क्लैरिटी को ध्यान में रखते हुए कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ वहां पे कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पिछले 600 साल का एविडेंस है, एक रिकॉर्ड, हमारे पास डेटा है, डेटा एंड फैक्ट्स। तो उस डेटा को जब हम समझ लेते हैं और उसका संज्ञान लेते हैं तो उसके बाद कोई गधा ही होगा जो बोलेगा कि हम वहां पे वापस जा सकते हैं, उनके साथ रहेंगे, और ऐसे बहुत गधे हैं। तो पनून कश्मीर इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम उनके साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हम ये कहते हैं कि मान लिया, आपकी बात भी मान ली कि हाँ हम भाईचारा था और ये था वो था, डज नॉट मैटर, मान लिया, ग्रांटेड, लेकिन भाइयों का भी झगड़ा होता है तो प्रॉपर्टी का विभाजन होता है। तो ठीक है, हमारा झगड़ा हो गया और हमें निकाल दिया वहां से, अब हम लीगली अपना जो भाग है कश्मीर का, जो हमारे को ड्यू है, वो हम मांग रहे हैं। तो ये पनून कश्मीर का इन अ नटशेल दिस इज व्हाट इट इज, कि हमें अपना हिस्सा चाहिए इन द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू अस, और आधा आप ले लो। तो पनून कश्मीर बेसिकली दर्शकों के लिए कि एक रीजन है, मतलब एक टेरिटरी, आप कश्मीर को डिवाइड किया जाए 2 हिस्सों में, वन फॉर द मुस्लिम्स एंड वन फॉर द हिंदूज। ब्रॉडली स्पीकिंग, यस, ब्रॉडली स्पीकिंग। अब उसमें देखिए बात ये होती है कि विश लिस्ट बहुत सारे होते हैं, उसमें एक्चुएट क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या एग्जीक्यूट किया जा सकता है, वैलिड और इनवैलिड तो बहुत सारी चीजें हैं कि पावर जिसके साथ है सब कुछ वैलिड कर लेता है। लेकिन मान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी कोई चीज है और उसके अनुसार दुनिया चलती होगी, तो वो सब जो डिस्कशंस हुए ही नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि यही पनून कश्मीर है, हमारे तो एक प्रपोजल है, हमारा तो आइडियल स्टेट ये है कि उसमें केवल हिंदू होने चाहिए, लेकिन अगर उसमें मुस्लिम रहते भी हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, जिसमें अपवर्ड की तरफ से हमने जो कश्मीरी हिंदू रिसेटलमेंट एक्ट की बात की थी। लेकिन वो बाद की बात है, अभी हम सिर्फ फोकस पनून कश्मीर पे ही करते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमें अपना हिस्सा दे दो और हमसे बात करो उसके बारे में, इसके बारे में हमें हमारे साथ नेगोशिएट तो करो, कोई तो आए सरकार की तरफ से बात करने। तो वो है, और इस आइडिया को एक बहुत मतलब बहुत लोकप्रिय आइडिया है कश्मीरी कम्युनिटी में। कश्मीरी, मैं नहीं कहता कि 100% लोग इसके साथ हैं, पर एक साइजेबल चंक ऑफ कश्मीरी हिंदू पॉपुलेशन, एंड आई सस्पेक्ट इट इज इन द majority, तो majority कश्मीरी हिंदूज इन माई बिलीफ आर विद पनून कश्मीर। क्योंकि किसी ने सेंसस तो किया नहीं जो मैं क्लेम करूं, लेकिन ऐसा एनेक्डोटली मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग पनून कश्मीर चाहते हैं, क्योंकि इट मेक्स द मोस्ट सेंस। इस साल एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, काफ़ी सक्सेसफुल हुई और काफ़ी करेजियस फिल्म थी, क्योंकि जो डायरेक्टर ने दिखाया जो जिस तरीके से, नहीं तो पहले वाइट वॉश कर दिया जाता था, कई फिल्म बनी कश्मीर पे, मैक्सिमम एक्नॉलेज नहीं किया। एक फिल्म बनी थी जो स्पेसिफिकली कश्मीरी पंडितों पे ही बनी थी, उसमें तो वाइट वॉश किया गया। फिर फाइनली एक फिल्म आई जिसमें सही तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, जो ब्रुटैलिटी हुई। लेकिन उसमें एक जो मुझे समस्या लगी
वो ये था कि जो उसमें अनुपम खेर का जो कैरेक्टर था वो जब भी सीन ये था कि जब वो विस्थापित हो गए, तो वो हर जगह एक बैनर लाइक रिमूव आर्टिकल 370। तो एक ऐसा एक असम्पशन बना जब लोग फ़िल्म देख रहे थे कि 370 ही वो था, मतलब मेन इश्यू था, जो कश्मीरी पंडित एक्सोडस का कारण बना, या फिर अगर वो हट जाए या अगर वो नहीं होता, तो शायद एक्सोडस नहीं होता। तो जी वो शायद कहीं गलत है, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया में एक्सोडस कई जगह हुए, जी 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 जहाँ पे 370 नहीं था, फिर भी एक्सोडस हुआ। तो कहीं न कहीं वो रूट कॉज़ से थोड़ा नहीं, अगर वो रूट कॉज होता 370 तो आज हट गया था, तो आज हमें वापस भेज के दिखा दें। उस पे सरकार ये बोलेगी चले जाओ भाई, किसने रोका, हमने तो हटा दिया। पर वो सब नैरेटिव है, जो वास्तविकता है वो अलग है। और जो मैं बात कर रहा था कि एक आउटसाइडर्स व्यू यही सरकार प्रस्तुत करना चाहती है। इससे पहले जो आउटसाइडर्स व्यू कांग्रेस सरकार प्रस्तुत करना चाहती थी भारत की जनता के लिए, वो ये था कि वहाँ पे कश्मीरियत है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है और लोग प्यार से रहते थे, बस वहाँ पे बेरोजगारी और इसके कारण, और पाकिस्तान जो इवल अंकल आके उसने वहाँ पे लोगों को बहका दिया और नौजवान गुमराह हो गए, ऐसे टाइप का जो वो चलता था, वो पहले आउटसाइडर्स व्यू था। अब वो आउटसाइडर्स व्यू सस्टेनेबल नहीं रहा, क्योंकि इंटरनेट आ गया, लोगों ने बातें करनी शुरू की और कश्मीरी हिंदुओं ने भी बहुत आवाज उठाई। हम तो बहुत पहले से बातें कर रहे हैं इस बारे में। तो अब वो व्यू सस्टेनेबल नहीं रहा, तो अब एक नया एक इन्वेंट हुआ है कि 370 था जी, 370 के होने से नहीं, 370 गलत था और हम एज ए कम्युनिटी उसको अपोज करते थे। उसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि वो फलाने ने एक दिन बोला था कि नहीं नहीं 370 होना चाहिए, क्योंकि ऐसे। एक आरोप लगता है कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने जो किया था, जो कश्मीरी पंडितों ने सपोर्ट किया था नेहरू को, सिंस कश्मीर उस टाइम की देखिए, जो उस नेहरू टाइम की वाज परिस्थितियां क्या थी उसका एक बहुत ही नुआंस्ड वो होना चाहिए, बट मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी नुआंस बोले तो उसको एकदम यूज किया जाता है कि अपॉलॉजी है। लेकिन ये रिकॉर्ड पे है कि 370 में प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडितों ने 370 का अपोजिशन किया था। उसमें मिस्टर फोतेदार थे, उसमें एक LM धर थे, और इन लोगों ने, ये प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने अपनी अपोजिशन वॉइस की थी। तो ऐसा नहीं था कि वन साइडेड था। पर ठीक है, मतलब नेहरू का एक उस समय वाज लार्जर देन लाइफ, और वो जो करता था बाकी भारत में भी मानते थे, तो कश्मीर की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए वो चीज हम हटा देते हैं। लेकिन 370 के जाने से बिल्कुल एक एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था ये, कि वो जाना चाहिए, बट वो स्टेप 0 था। उसके बाद जो होना चाहिए था, वहां से तो कहानी शुरू होती है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। अब आपने लीगल हर्डल हटा दिया, अब क्या। तो वो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट है कि ये जेनोसाइड था, वो अभी तक भारत सरकार का आया नहीं। जब तक वो नहीं आएगा तब तक क्या अगला कदम तो उठ ही नहीं सकता ना। आपने एक वीडियो किया था, उसमें आपने कहा था कि एक्नॉलेजमेंट से भी बुरा है पार्शियल एक्नॉलेजमेंट, जो कि कहीं ना कहीं अब इंडियन स्टेट कर रहा है, बिकॉज वी सॉ जो फिल्म के टाइम ही हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेज किया, मिनिस्टर्स ने प्रेज किया, तो उनको पता है मतलब क्या हुआ। हाँ देखिए, मतलब दे आर एक्नॉलेजिंग कि हाँ कुछ गलत हुआ, एंड दिस फिल्म इज एक्चुअली ट्राइंग टू शोकेस, मतलब वो ब्रुटैलिटी हमें दिखा रही है, जो कितनी बड़ी एट्रोसिटी हुई। एक शब्द है अंग्रेजी का, ऑब्फस्केशन, है ना, कि जहां पे आप किसी भी चीज को, इफ यू कांट कन्विंस यू कंफ्यूज पीपल, है ना, उसको आप घुमा फिरा के कुछ भी बोल दो तो लोग कंफ्यूज हो जाए, आगे उसके ऊपर चर्चा ना हो। तो मुझे लगता है कि इट इज सेफ टू से कि भारत सरकार की कश्मीर पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ ऑब्फस्केशन। हमेशा लोगों को कंफ्यूज रखो, क्योंकि अगर सच बोल दिया तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। मान लो आपने सच बता दिया तो लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है ये है ना, तो अब करो। तो आप कुछ भी झूठ फैलाते रहो कि 370 था उसलिए वो तो हमने हटा दिया। अब बोलोगे पहले बोलते थे कि वो लोगों को बेरोजगारी थी तो हमने वहां पे जॉब्स क्रिएट की, अब सब सही हो गया। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। पार्शियल एक्नॉलेजमेंट जेनोसाइड भी वैसा ही है, क्योंकि पार्शियल एक्नॉलेजमेंट ऑफ जेनोसाइड में आप लिप सर्विस दे रहे हो जेनोसाइड को कि हाँ हाँ ये जेनोसाइड था, पर उसके साथ साथ वहां पे लोग प्यार से भी रहते थे। और अब हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें कश्मीरियत एस्टैब्लिश करनी है, ऐसी ऐसी बातें। तो जो आपने मेन जो आपका जो प्रस्ताव है जेनोसाइड को लेकर, रिकग्निशन ऑफ जेनोसाइड, उसी को खारिज कर दिया। क्योंकि जेनोसाइड को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको वो 10 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो मैंने उस वीडियो में बोले थे। हाउ इज अ जेनोसाइड
established कि a case for genocide is established using these 10 points. आप उसमें वो एक कड़ी है, उसमें से एक भी हटा दो तो वो कोलैप्स होकर गिर जाएगा, आपका जेनोसाइड हुआ ही नहीं. तो पार्शियल एक्नॉलेजमेंट इसलिए डिनायल है. और इसके ऊपर पनून कश्मीर के जो लीगल एडवाइजर हैं मिस्टर टीटो गंजू, उन्होंने एक बहुत ही लीगली साउंड क्रिटिक किया है उस बिल का, और उसका किसी के पास उसका जवाब नहीं है. पर वो अगेन वो एक प्रिंसिपल्ड ऑपोजिशन है, वो एक लीगल क्रिटिक है जो आम जनता सुनती भी नहीं है. और लाइक ऑब्फस्केशन की अगर बात हुई है तो लगभग ये हर हिंदू कॉज पे लागू होता है. और एक आर्ग्यूमेंट हिंदू साइड से, मतलब या फिर यही एक कोपिंग मैकेनिज्म में एक और आर्ग्यूमेंट है कि हिंदू यूनिटी नहीं है, जो कि हमने बैक टू यूनिटी वाला आर्ग्यूमेंट. हाँ, हिंदू यूनिटी नहीं है, इसलिए हिंदू कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो आप अपने आप को ब्लेम करते रहो. ये मॉरल फेलिंग के टर्म्स में आप डिस्क्राइब करो सिचुएशन को कि हम तो जी ऐसे ही हैं, इसीलिए नहीं होता. वो एक हारी हुई कम्युनिटी का जो है ना, वो उसका एक लक्षण है कि जब आप हार गए एक युद्ध में, जब आप हार जाते हो तो आप अपने आप को ब्लेम करते हो, अपने साथ वाले को ब्लेम करते हो, अपनी टीम को ब्लेम करते हो, और उसमें फैक्शंस हो जाते हैं, वो टूट जाती है, बिखर जाती है, आपस में ही लड़ते रहते हो, क्योंकि आपके पास कोई एजेंसी नहीं है करने की, आप कुछ कर ही नहीं सकते. तो आप रेकनसाइल कैसे करोगे रियलिटी के साथ कि आप हार गए हो, ये बोल के कि हाँ ये मेरे जो साथ वाले हैं ना, टीम मेंबर्स, सब बेकार है, मैं ही एक अच्छा. मॉरल हाई ग्राउंड ले लो. क्योंकि सिचुएशन मतलब जो कश्मीर जैसी है वो पूरे कंट्री में बन रही है, जो कि अभी हाल ही में कोई PFI का डॉक्यूमेंट पकड़ा गया पुलिस द्वारा, जिसमें था कि 2047 तक इंडिया को इस्लामिक स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना, सम कुछ वैसा ही. और आर्ग्यूमेंट फिर यही आता है कि हिंदू अगर यूनाइटेड होंगे तो वी कैन बेटर स्टॉप एनीथिंग लाइक दैट. हिंदू यूनाइटेड किस चीज के लिए हो? जैसे जब हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो उसमें सबसे जो इनोवेटिव जो उत्तर है वो किसकी तरफ से आता है? वो RSS की तरफ से आता है, जब वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में तो आप रह रहे हो. तो आप डिमांड किस चीज की कर रहे हो जब आप रह रहे हो उसमें ना? तो वो एक है. दूसरे कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर, उसमें से प्रियम्बल में से सेक्युलरिज्म हटा दो. भाई ये मतलब पहले तो प्रियम्बल का फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ही नहीं पता, उसमें से सेक्युलरिज्म हटा दो तो बस सब कुछ सही हो गया. या फिर एक आर्गुमेंट क्या आता है कि 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब वो उतना सेक्युलर नहीं था, वो तो इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी ने सेक्युलरिज्म ऐड कर दिया. वही मैं कह रहा हूँ. हाँ, वो हटा दो, वो तो इमरजेंसी के टाइम कर दिया, इसलिए वो प्रियम्बल में से सेक्युलरिज्म हटा दो, सब शॉर्ट. अगर लाइटर नोट वी कैन से कि नेहरू वाज लीडिंग अ हिंदू इंडिया. बिल्कुल, इंदिरा गांधी ने सेक्युलर कर दिया उसको. बिल्कुल बिल्कुल वही आर्गुमेंट है. तो 2047 वाली जो आप बात कर रहे थे वो तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, और आप ये जो 2047 की बात है ये 1947 से चल रहा है. तो जो मैं साइकिल्स की बात कर रहा था कि आपका विजन कहाँ तक है, तो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जो भारत में बच गए समुदाय विशेष के लोग वो 2047 का विजन प्लॉट कर चुके थे उस समय, 100 साल बाद का. और आज हम 2022 में हैं. आप 2023 का विजन पूछ लीजिए हिंदुओं से, वो भी नहीं है. हमारे पास सिर्फ विजन है 2024 का कि किस पार्टी को वोट करना है, उसके आगे कभी सोचा ही नहीं. तो जब आप इतना शॉर्ट टर्म में सोचेंगे तो आप सफर करेंगे. और शॉर्ट टर्म में सोचना क्यों है? क्योंकि आपने इंटरनलाइज कर दिया कि डेमोक्रेसी सब कुछ है. तो जो हिंदू समाज है वो सोचता ही नहीं है अपने हित के बारे में, और कहीं कोई चर्चा नहीं है, फैमिलीज में कोई बात नहीं हो रही, स्कूल्स में कोई बात नहीं हो रही, कम्युनिटीज है ही नहीं. इसका एक रीजन ये है ना कि हिंदू वैल्यूज ही नहीं है. मतलब हाँ, हिंदू को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वैल्यू होता क्या. जैसे डेमोक्रेसी एक बहुत क्या बोलते हैं चेरिस्ड वैल्यू है हिंदुओं के लिए. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे वो कश्मीरी पंडित रीसेटलमेंट वाले में आपने बात की थी, मेकिंग द डिनायल ऑफ कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड अ पनिशेबल ऑफेंस. सबसे ज्यादा विरोध इसका हिंदुओं से आएगा. हाँ बिल्कुल आएगा. हाउ कैन यू स्टॉप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप इंटरनलाइज कर चुके हो ना ये फालतू बकवास कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी, और सेक्युलरिज्म है जी, और लिबर्टी है, और ये है. आप वो सब हटा दो, मतलब वो क्लटर स्पेस, आप माइंड स्पेस आप क्लियर कर दो, और आप बताओ आपको चाहिए क्या, और आपको क्या चाहिए. दैट इज अ फंक्शन ऑफ आपके वैल्यूज क्या है. और अगर आप धर्मपरायण जीवन जी रहे हो किसी हद तक,
तो आपके वैल्यूज ऑटोमेटिकली उसको इन्फॉर्म करेंगे आपको चाहिए क्या। लेकिन क्योंकि हिंदू इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए इस पिछले इतनी सदियों में, और जो जिस तरह का इतिहास रह चुका है हिंदुओं का, उसमें इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, उसमें बहुत सारी चेंजेस आई, मॉडर्निटी आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, तो हिंदुओं को समय भी नहीं मिला अपने आप को ओरिएंट करने का कि अब हम डील कैसे करें इससे। पर मुझे लगता है इट इज नेवर टू लेट। अगर अभी तक नहीं कर पाए तो आज तो ये कर लेना चाहिए, ताकि आपके पास एटलीस्ट एक 100 ईयर विजन हो एज अ समाज कलेक्टिवली। उसमें भी झगड़े होंगे, उसमें भी लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, पर एक जैसा मैंने कहा कि मेजोरिटेरियन व्यू प्रिवेल तो करेगा, मतलब एक ऑब्जेक्टिव तो रहे कम से कम। लेकिन जब मेजोरिटेरियन व्यू धर्म संगत होगा तो वो प्रिंसिपल्ड भी होगा। तो जब तक आप लोगों को धार्मिक एजुकेशन नहीं देते, तब तक जो व्यू है वो हमेशा केओटिक और अपने बेसर इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे ही होता है। लेकिन अगर आपने धार्मिक एजुकेशन दे दी और आपकी जो जनता है वो समझती है कि धर्म क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, तो आपका विजन भी वैसा ही होगा, है ना। तो जब तक वो विजन डेवलप नहीं होता तब तक हिंदू समाज का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और वो चाहे कश्मीरी हिंदू समाज हो, चाहे पंजाबी हिंदू समाज हो, चाहे तमिल हिंदू समाज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब जगह यही प्रॉब्लम है। और लार्जर जो हिंदू प्रॉब्लम्स आर सुपर इम्पोज्ड ऑन इंडिया इटसेल्फ। तो भारत की जो सरकार की जो नाकामियां हैं और जो फेलियर्स हैं, वो सब इसीलिए आती हैं क्योंकि हिंदू समाज का विजन खो गया है। तो थैंक यू सर, ये प्रिंसिपल स्टैंड आशा करते हैं हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा, जो कि है। हाँ, बस मैं इस बात से, वो जो आपने जो शुरू में एक प्रश्न पूछा था और जो बात बताई थी कि वो कश्मीरी हिंदुओं का हज वाला, तो उसमें मैं बस इतना रिआइटरेट करना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप ऊपर ऊपर से देखते हैं तो आप शॉक हो जाते हैं, पर वो बहुत एक्सपेक्टेड है, वो ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल है। आप बता सकते हो कि ऐसा होगा, जैसे कि आप हिंदुओं को वापस भेज दीजिए, वहां कत्लेआम होगा, ऐसा होना है। लेकिन जो ये स्पेसिफिकली इस घटना को लेके जिस तरह का क्रिटिसिज्म कश्मीरी हिंदुओं का है, मैं नहीं कहता गलत है, ठीक है आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का हेट्रेड जो देखने को मिलता है वो ये बताता है कि जो हेट्रेड जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसने अपने गिरेबान में झांक के कभी नहीं देखा। उसे ये नहीं पता कि वो उसी बीमारी से ग्रस्त है जिसको वो दूसरे पे थोप रहा है। क्योंकि वहां तो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि वो विक्टिम है, वो इजी है उसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन आप जो अपनी आराम से अभी बैठे हो दिल्ली में या कहीं पे भी बाकी जगह, और आपको लग रहा है आप बहुत आराम से बैठे हो, ऐसा नहीं है। जब पालघर में हिंदू मारा जाता है तो महाराष्ट्र के हिंदू कुछ क्रांति नहीं कर लेते। जब मुंगेर में अनुराग पोद्दार को गोली चलाई जाती है तो वहां पे कुछ नहीं होता सिवाय कि 1 साल बाद एक बहुत बड़ा प्रोसेशन हो गया, लेकिन उसकी जो हत्या हुई उसका कोई न्याय हुआ नहीं। ऐसे बहुत सारे, अभी कन्हैया लाल के साथ जो हुआ तो हिंदू समाज ने कोई कमाल नहीं कर लिया, कोई उखाड़ नहीं लिया बहुत कुछ, और सेक्युलर स्टेटमेंट्स आते रहे हिंदुओं से ही। जब शिवलिंग ज्ञानवापी में इवन हिंदू लीडर्स से, हाँ, जब अभी कल ही राजनाथ जी ने बोला है कि मुस्लिम लोग हमारे जिगर के टुकड़े हैं, कुछ ऐसा बोले। तो इस तरह की सेंटिमेंटालिटी और फिल्मी डायलॉग तो ये भारत के इतिहास में भी नहीं हुआ, ये नेहरू जी ने कभी नहीं किया। जो ये जिगर का टुकड़ा बना के बैठे हुए हैं। तो ये जो पॉलिटी है वही आपके हाथ से निकलती जा रही है। इसलिए ब्लेम गेम की जगह थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट अगर कर लेना जो सो कॉल्ड राइट विंग है, तो उन्हें पता चलेगा कि वो भी उसी नाव में सुसज्जित है जिस नाव में वो, जो कि हमने बात भी की कि कश्मीर तो लगभग हर जगह, जो मतलब अगर कहें तो जहांगीरपुरी में जो हुआ था 2-3 महीने पहले, तो वो कुछ ऐसा दिल्ली के हिंदुओं की तरफ से ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं आया कि उससे मतलब चेंज ऐसा आ जाए जो नेक्स्ट मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, बस हमने उस पर पर्दा डाल दिया। बिल्कुल। और जैसे ज्ञानवापी में हुआ कि वहां पे जब शिवलिंग मिला तो सबसे ज्यादा मजाक किसने उड़ाया? हिंदुओं ने उड़ाया। तो ये तो हर जगह होता आ रहा है। थैंक यू सर फिर ये डिस्कशन के लिए। किसी और टॉपिक पे फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। जरूर। आशा करता हूँ दृष्टिकोण का ये अंक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।